हाय एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो दो या तीन पूरी पॉलिटी सीडीएस के लिए दो या तीन वीडियोस में ख़त्म करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो। एंड एक चीज़ बता दूँ, बिल्कुल शुरुआत से एंड तक हर एक चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत कुछ लिखूंगी नहीं इस पे स्क्रीन पे। रीज़न बिंग, अगर बहुत ज़्यादा लिखूंगी तो वीडियो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि पूरी पॉलिटी अराउंड 6 आवर्स में ख़त्म हो जाए। सो मैं बहुत चीज़ें बोलूँगी। यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, अब एक चीज़ बोल दूँ, इस वीडियो को करने के बाद हम लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं सी डी एस के। ओके, so for all those people who wants to stay with me in all these sessions, those people can just hit a subscribe button. Okay, चलो अब शुरुआत करते हैं अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो से। एक्चुअली जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, why there is no rotate option in my phone? ओके, सी सो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें कंट्री को किस तरह से रन करना है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, कंट्री को किस तरह से रन करना है उसके बारे में लिखा गया है। इतना समझ आ गया? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं अपने किसकी, अ, अ, हाँ, अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, और अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको पब्लिक इलेक्ट करे। ठीक है, इलेक्शन के प्रोसेस से। उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास लिमिटेड पावर होती है। ठीक है, जो उनका टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो एक फिक्स, एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है। जैसे कि इंडिया में है, ठीक है, यूएसए में है, यूके में है। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो देयर इज नो इलेक्शंस। जो रूलर ऑफ द कंट्री होता है, दैट पर्सन हैज़ अनलिमिटेड पावर्स। नो रूलिंग लिमिट, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक टेन्योर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसा कतर में है। ओके, कितना समझ आ गया? अब आ जाओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है। अगर हम बात करें किसकी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, एक तरफ आ जाता है आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेसिकली वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, जैसे कि आपका इंडिया का है, यूएसए का है, फ्रांस का है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, या फिर उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगी कि हाँ ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, नहीं, टाइम के साथ साथ रूल मॉडिफाई होते रहेंगे। ओके, इस तरह से। अब दो तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, दो तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक आ जाती है आपकी प्रेसिडेंशियल, और एक आ जाती है आपकी पार्लियामेंट्री। अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है वो लेजिस्लेचर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर इट्स पॉलिसीज एंड इट्स एक्ट्स। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, और आपका जो लेजिस्लेचर है वो अपना अलग से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स लेजिस्लेचर। ओके, अब एक बार ना ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, बिकॉज क्लियरिटी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिंपल इतना समझो
कि जो आपका प्रेसिडेंट है उसका मेन रोल है, वो नहीं है आपका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपकी पार्लियामेंट के लिए, आपके एमपीज के लिए। उसको कोई सवाल जवाब नहीं करनी है जैसे कि आपका यूएसए में है। ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे इंडिया में है। आपका प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, अदर एमपीज की, लाइक दैट। अब हाँ, एक और चीज़, जो आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेचर की अपनी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स है, ठीक है, और जुडिशरी की अपनी पावर है। इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर है बट पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, अंसरेबल है, ठीक है। पार्लियामेंट जुडिशरी को है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को है, मतलब सब आपस में अंसरेबल हैं। ओके। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इसमें नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कोई अब किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, ठीक है, ध्यान से समझना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स 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 समझते हो ना, जैसे आपके फीचर्स कैसे हैं, नाक लंबी है, गाल मोटे हैं, लाइक दैट, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ फीचर्स हैं। पहला, ये सबसे लेंथीएस्ट, सबसे पहला क्या है, ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आज के टाइम में अगर हम बात करें तो 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं एंड अराउंड 400, मोर देन 400 आपके आर्टिकल्स हैं। गॉट इट। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मतलब जो इसमें फीचर्स हैं उनको हमने बहुत से देशों से क्या किया है, अडॉप्ट किया है, जैसे कि यूके से, यूएसए से, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ले लिए, यूके से आपका पार्लियामेंट ले लिया, ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कैसे? कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है हम पढ़ेंगे अभी आगे। कुछ ऐसी हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है। ओके। तो मतलब रिजिडिटी मतलब सख्त कानून है, ठीक है, रिजिडिटी, एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। गॉट इट। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला हमने? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब है कि यार पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, बट यूनिटरी बायस है, मतलब सेंटर सुपीरियर है किससे, आपका स्टेट से। वो स्टेट के डिसीजन को काट सकता है, बदलाव कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पता है सभी को। जो आपकी पार्लियामेंट है ना, या फिर जो आपकी जुडिशरी है, उसकी सुप्रीमेसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में किसकी सुप्रीमेसी है, तो एट द एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी सुप्रीमेसी है। गॉट इट। जो आपकी जुडिशरी है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश एक सेकुलर है। सेकुलर का मतलब समझते हो ना, सेकुलर मतलब निष्पेक्ष है, धर्म निष्पेक्ष देश है हमारा। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी थोड़ा सा पहले फेडरलिज्म के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है डैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड का समय दो बस मुझे। चलो देखो,
एक तरफ रखते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट और एक तरफ रखते हैं हम अपना फेडरलिज्म। इनमें एक बार थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी ना, उसमें आपका सिंगल गवर्नमेंट होगी, मतलब बस सेंटर ही है, ठीक है, या फिर स्टेट में ही अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ओके। और जो आपका फेडरलिज्म है, इसमें मल्टीपल लेवल है गवर्नमेंट के। क्या बोला हमने इसमें? मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली रिटन ही होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, जो ये वाला है ना, इस जिसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो होगा वो सुप्रीम होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें फेडरलिज्म की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा। अब ऐसा क्यों है? देखो, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेंटर की पावर ये है, स्टेट की पावर ये है, वहीं से तो फेडरलिज्म आया ना। अब यूनिटरी सिस्टम है, उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब उसने सब कुछ चलाना है, सेंटर ने सब कुछ चलाना है, ठीक है, या स्टेट के अपने अपने हेड्स ने ही सब कुछ चलाना है, ओके। तो ये वाली बात है इसमें। उसके बाद थोड़ा सा एक बार फेडरलिज्म को समझ लेते हैं। देखो, फेडरलिज्म है क्या वो समझ लो। फेडरलिज्म में या फिर गवर्नमेंट के दो लेवल हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर या स्टेट, या फिर तीन लेवल हो सकते हैं, चार लेवल, ज़्यादा लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो हर लेवल है ना, जैसे मान लो सेंटर है, देन स्टेट है, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट्स है, इनकी सबकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होगी। मतलब सेंटर अपने उसमें काम करेगा, स्टेट अपने एरिया में काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया में काम करेगा, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद जो आपका कोर्ट्स होता है, उनके पास पावर होगी कि हाँ वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेंटर की पावर्स कौन सी हैं, स्टेट की पावर कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट की पावर कौन सी है, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ आपका फेडरलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो फेडरलिज्म जो इंडिया है ना, हमने अभी पढ़ा कि यार फेडरलिज्म तो है इंडिया में, बट जो सेंटर है ना वो थोड़ा सा बायस्ड है। सेंटर क्या है? थोड़ा सा बायस्ड है। एक बार देख लेते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया। देखो, इसके यूनिटरी फीचर्स भी हैं और इसके फेडरल फीचर्स भी हैं, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स का मतलब समझते हो ना, मतलब इंडिया में कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है। बेसिकली इंडिया में आपका क्वासी फेडरल फेडरल टाइप है इंडिया, ठीक है, मतलब आधा फेडरल है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म में यूनिटरी फीचर्स कहाँ से आ गए भाई, वो देखो। अब आपको पता है कि जो रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं, हमारी पावर तीन तरह की होती है। एक जो सेंटर के पास है, ठीक है, एक स्टेट के पास है, एक जो कंकरेंट मतलब दोनों के पास है, ठीक है। बट जो बच गई, जो उसमें नहीं लिखी, वो सेंटर के पास आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो यूनिटरी फीचर क्या है इसका, कि जो आपकी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो आपके सेंटर के पास हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंज करना है, तो वो सेंटर की कंसेंट के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, अगर स्टेट बाउंड्री में अल्ट्रेशन करनी है, चेंजेस करनी है, तो आपको सेंटर की इजाज़त की ज़रूरत है, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, यही लिख देते हैं। नेक्स्ट, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, डबल सिटीजनशिप नहीं है कि यार मेरे पास स्टेट की भी सिटीजनशिप है और सेंटर की भी नहीं, सिंगल है, सिर्फ सेंटर की मतलब पूरे देश की। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस, ओके। अब जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, उनको अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। सेंटर मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जिसमें अगर एक प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए तो उसके थ्रू पूरा स्टेट सेंटर के हाथ में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उसको उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं आपके, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल 1 है वो कहता है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वो ये नहीं कहता कि हाँ फेडरल स्टेट है या कुछ ऐसा करके, यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहता है वो। गॉट इट? ये थे आपके कुछ यूनिटरी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ ये यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है, तो यू मस्ट नो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से फील करो ना कि भाई यूनिटरी मतलब सेंटर के पास पावर्स कहाँ से आ रही हैं, इस तरह से। अब फेडरल फीचर्स में पहला आ जाता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स कैसे हो गया भाई? देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि भाई सेंटर तुम ये कर सकते हो, स्टेट तुम ये कर सकते हो, ठीक है। सेंटर तुम्हें स्टेट के इन लफड़ों में नहीं घुसना है। तो मतलब क्लियरली उसमें दे रखा है कि सेंटर की पावर ये, स्टेट की पावर ये। इसीलिए जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो सेंटर अपने चलाने लग जाए, ठीक है ना, कि तुम हो कौन भाई, हम क्यों तुम्हारी बात माने, इस तरह से। उसके बाद सुपर मेसी है, सुपर मेसी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं, सेंटर भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। नेक्स्ट आपका डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब आपकी लिस्ट बनी हुई है कि हाँ भाई ये स्टेट लिस्ट है, ये सेंटर की लिस्ट है, और ये आपकी कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट मतलब इस पे इन टॉपिक्स पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट मतलब इन टॉपिक्स पे, डिफेंस पे, ठीक है। एंड कोई भी एटॉमिक डील या समथिंग लाइक दैट उस पे सेंटर कानून बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ पावर दी गई है ताकि सेंटर स्टेट के पचड़ों में ना फंसे। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। सेंटर को रोक सकती है कि तुम अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जा रहे हो, तुम स्टेट के कामों में घुस रहे हो, ठीक है। क्या है हमारी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ओके, नेक्स्ट देखो, बाय कैमरलिज्म है। बाय कैमरलिज्म का मतलब समझते हो ना, लोकसभा और राज्यसभा। अब इस राज्यसभा में मेंबर्स जा कहाँ से रहे हैं? स्टेट से। तो मतलब स्टेट सेंट्रल लेवल में भी थोड़ा सा घुस के खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है हाँ, अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो मेजॉरिटीज़ होती है ना, सिंपल मेजॉरिटी, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, ये सब पचड़े है क्या, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। चलो, लो जी फिर से हैंग कर गया ये, नहीं कर रहा काम। क्लियर करके देखूँ, क्लियर भी नहीं हो रहा। ओके, 2 सेकंड का टाइम तो हो जाएगा। आई डोंट नो यार, लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाती हूँ इस चीज़ को। चला नहीं क्या? नहीं चला, मुझे नया ही लेना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, नई विंडो ले लेते हैं, दिक्कत क्या है। चलो एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं किससे? अपनी सिंपल मेजॉरिटी से। यार इस चीज़ को ना बस अपने जहन में बिठा लेना। रीज़न बीइंग हर चीज़ में आगे यूज़ होगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उनका रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट, हर चीज़ में, ठीक है। देखो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है, ध्यान से समझना, लोग कितने प्रेजेंट हैं। मान लो लोग 100%, 100 लोग प्रेजेंट है इस टाइम, ठीक है। लोकसभा में, राज्यसभा में, वट एवर इट इज़। इस 100 में से किसी भी बिल के लिए या किसी भी बात के लिए 51 लोगों ने
51 लोगों का मतलब क्या है, 50%, ठीक है, +1, इतने लोगों ने वोटिंग दे दी कि हाँ भाई हम इसके फेवर में हैं, तो वो सिंपल मेजॉरिटी है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है यार, मतलब जिस तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो आपका जीत गया, वो पार्टी आपकी जीत गई, ये है सिंपल सा। समझ आ गया? अब सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, अभी भी बता सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है अगर अभी बताऊंगी तो मे बी इट कैन बी कंफ्यूजिंग। नहीं, अभी रहने देते हैं। अब आ जाओ अपनी किस पे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या है? इसमें हमने कहा था प्रेजेंट है 100 लोग, इसमें हमने कहा था कि टोटल हाउस में है 100 लोग, या फिर जो एक्चुअल में हम वही ले लेते हैं ना, जैसे टोटल अगर मैं बोल लूँ कि लोकसभा में 543 लोग हैं तो इसका 50%, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में फेवर कर रहा है तो मतलब उसकी तरफ डिसीजन चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, अपनी इफेक्टिव मेजॉरिटी पे। दिस मीन्स नॉट लेस देन 50% ऑफ, not less than 50% of total strength of the house vacancies, that is excluding vacancies. यार दिस इज वेरी मच सिमिलर लाइक सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। एक सेकेंड का टाइम दो मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो सिंपल मेजॉरिटी में हमने कहा था कि यार 50% से ज़्यादा लोग किसी भी चीज़ के उसमें फेवर करें तो वो जीत जाएगा, वो वाला साइड आपका जीत जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में अगर हम बात करें, इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। जो भी हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ होएगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उसका 50% से ज़्यादा जिस साइड में जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है वो समझ लो एक बार, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट्स, ओके, गॉट इट। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर टोटल स्ट्रेंथ 543 है और वैकेंट सीट 20 है तो माइनस कर दो 523। इतने लोग, इतने लोगों का 50% से ज़्यादा किसी भी चीज़ में फेवर कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, आपका उस चीज़ वो वाला साइड जीत जाएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ अपने किस पे, नेक्स्ट है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी सबसे इजी है समझना, देखो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी में देखो, नॉट लेस देन 2/3 members present and voting, ठीक है। मतलब 543 का 2/3, थ्री 62 लोग अगर वोट करेंगे तभी वो चीज़ मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे समझ, ये था बस आपकी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी, गॉट इट। सिंपल में हमने क्या बोला, जितने भी लोग हैं भाई उनका 50% से ज़्यादा जिस भी चीज़ में चला गया वो जीत गए, ठीक है।
मतलब 10 लोग प्रेजेंट है तो 50% 5 हो जाएगा, 5 और 6, जिस साइड ने 6 वोटें अपने उसमें कर ली वो जीत गया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमने पढ़ा कि भाई जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी प्रेजेंट की बात नहीं करी। जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब 543 स्ट्रेंथ है तो उसका 50% से ज़्यादा आना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी में हमने बोला कि भाई जितनी स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस जितनी वेकेंट सीट्स हैं, जितनी सीट्स खाली हैं उसको हटा दो। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी की हमने बात करी, उसमें तो 2/3 वो तो अलग ही है बिल्कुल, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन का बनता ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे अपने, इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हाँ नेक्स्ट ना कुछ टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि समझनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी होनी उन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी टर्म है देखो। सबसे पहले फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, हम यूज़ करते हैं ना इस चीज़ को कि यार फ्रीडम, तो फ्रीडम का मतलब है कि जब आप पे बिना बात के कोई भी रोक टोक ना हो, बिना बात के। ठीक है, आप अपनी मर्जी से खा सको पी सको, बट फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि यार आप अपनी मर्जी से किसी को मार सको। ठीक है, तो freedom it is the absence of constraints and facilitation to the ability of people to freely express themselves and develop their potential। ठीक है, कि absence of constraints हो मतलब कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, ताकि बंदा खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और खुद के पोटेंशियल को, काबिलियत को और ज़्यादा डेवलप कर सके। ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक का मतलब समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं ना कि यार हमारा देश क्या है, रिपब्लिक है, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब समझते हो ना, आपकी जो प्रेसिडेंट है वो बंदा इलेक्शन के थ्रू चूज होके आता है। ठीक है, ऐसे ही जाके नहीं बैठ जाता अपनी जगह पे, इलेक्शंस होते हैं उस बंदे को उस पोजीशन पे बिठाने के लिए, तो वो मतलब है आपका देश रिपब्लिक है। गॉट इट। आ जाओ नेक्स्ट, कौन सा है आपका, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब समझ लो। लिबर्टी का मतलब है इट इज़ द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रोक टोक की एब्सेंस। ठीक है, लिबर्टी एक तरह की पर्सनल फ्रीडम होती है जो मतलब बाहरी पावर कोई लोगों को देती है। ठीक है, फ्रीडम और लिबर्टी देखो दो चीज़ें हैं, फ्रीडम और लिबर्टी। फ्रीडम का मतलब होता है ना जो आप अंदर से फील करो, जो कि इंटरनल हो कि हाँ भाई मैं फ्री हूँ। बट लिबर्टी कोई आउटर पावर आपको देती है, बाहर से कोई बंदा आपको देता है कि हाँ भाई तुम ये करने के लिए लिबरल हो, तुम्हें इजाज़त है। ठीक है, जैसे कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने धर्म को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने बिलीफ को। ठीक है, आप अपनी भगवान की पूजा कर सकते हो, तो वो बाहर से आपको दी गई हैं। ठीक है, तो दोज डैट इज आपका लिबर्टी। ओके, गॉट इट। लिबर्टी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, नेगेटिव लिबर्टी देखो कहाँ गया, नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स कि भाई आप पे बिना बात की रोक टोक की मनाही है, नहीं है आप पे कोई बिना बात की रोक टोक। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है कि भाई आप अपना जितना चाहे अपनी डेवलपमेंट करो, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ, आपको पूरी इजाज़त है। ठीक है, गॉट इट। अब इक्वालिटी का मतलब समझिए अगर हम, तो इक्वालिटी का मतलब है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, आप सभी को अपनी डेवलपमेंट करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, और आपको पूरी पूरी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। सॉवरेन का मतलब करें, सॉवरेन का मतलब होता है, लिख देती हूँ रुको, सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है कि आप पे किसी भी एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपका देश फ्री है, बाहर से कोई आपके देश को कंट्रोल नहीं कर रहा, दैट इज सॉवरेन। ठीक है, हाँ एक और चीज़ आती है, एक तो ना यार ये काम ही नहीं कर रहा, मैं भी क्या करूँ। 10, मुझे फिर से नया देना पड़ेगा लगता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है उनकी को एग्जिस्टेंस मतलब साथ में एग्जिस्टेंस TENCE में आप बिलीफ रखते हो, में सरकार बिलीफ रखती है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि इंडिया में है, ठीक है। दिस इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद आ जाता है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब पता होगा, ठीक है, कि भाई रिलीजियस, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में है जो बेसिकली वो आपका पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के हाथ में है, ठीक है, सबसे लोग सबसे ऊपर हैं। उसके बाद एक होता है आपका फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट वो आदमी या वो औरतें होती हैं जिनका मानना है कि जो इनक्वालिटीज़ हैं जो विमेन और मेन में सोसाइटी में होती हैं, ठीक है, वो सही नहीं है और ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो वीमेन और मेन हैं दोनों को इक्वली अपनी लाइफ फ्रीली जीने का हक होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाते हैं आपके, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपका। हम्म उसके बाद आ जाता है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसका आइडिया फर्स्ट टाइम 1934 में किसने दिया था? आपके MN रॉय ने, कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद आपका 1935 में फर्स्ट टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद जब 1940 में अगस्त ऑफर आता है तो उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 1942 में इस पे अगस्त ऑफर पे काम करने के लिए इंडिया में क्रिप्स मिशन, ठीक है, या फिर क्रिप्स प्रपोजल बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट इसको ये किस लिए आए थे कि इन्होंने हमारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पर मुस्लिम लीग ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि हमारे लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ओके। उसके बाद 1946 में आपका आ जाता है कैबिनेट मिशन। इन लोगों ने कहा कि भाई देखो अलग से तो हम नहीं देंगे तुम्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट फिर भी इन्हें कुछ स्कीम्स वगैरह दी थी जिसकी वजह से फिर मुस्लिम लीग भी मान गया कि चलो भाई ठीक है, मान गया, ओके। अब नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, यहीं से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस प्लान के अंडर बनाई गई थी, तो आप बोलोगे कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो ये आया था इसके हेड कौन थे? तो उसके हेड याद रखना लॉरेंस थे, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन थे उनके थे क्रिप्स, साइमन क्रिप्स कुछ समथिंग ऐसे करके, ओके। हाँ ओके। तो अगर बोला गया कि क्रिप्स मिशन मिशन किसके लिए आया था तो आप बोलोगे ऑगस्ट ऑफर के लिए आया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कौन सा मिशन आया था तो आप बोलोगे कैबिनेट मिशन प्लान आया था। गॉट इट? इतना समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई आपकी। अब आपका 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग होती है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये होते हैं आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की,
तो इसलिए इन्हें प्रेसिडेंट बना लिया जाता है। ठीक है, बाद में जब परमानेंट मतलब बैठते हैं तो फिर आपका जो प्रेसिडेंट है वो बनाया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद को, प्रसाद। ठीक है, और अगर आप बोलो कि वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया तो आपका H.C. मुखर्जी को। गॉट इट। यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना कि आपका लीगल एडवाइज़र कौन थे, तो एडवाइस देना मतलब राय देना किसी को, तो यहाँ से याद रख लेना BN राव, राव याद रख लेना मतलब। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब होगी आपकी फिर 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद सेकंड होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ओके, हाँ, उसके बाद देखो 26, अभी बीच में थोड़ी और चीज़ें वो पढ़ेंगे हम। नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाता है रेडी। ठीक है, इस टाइम पे इसमें होता है एक प्रियम्बल। ठीक है, 395 आर्टिकल्स एंड आपका क्या 8 स्केड्यूल्स। 26 नवंबर 1949 को। बट हम इसको पास नहीं करते उस दिन। हम इसको पास किस दिन करते हैं, हम इसको पास करते हैं कब, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों, क्योंकि 1930 को इसी दिन 26 जैन के दिन डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की। ठीक है, लाहौर सेशन के बाद, याद रखना लाहौर सेशन के बाद। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बीच में एक एक्ट आता है, एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ऑब्वियसली। ओके, इस एक्ट के थ्रू क्या क्या चीज़ें बोली गई। फर्स्ट, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक फुली सॉवरेन बॉडी, मतलब बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिया के लोग ही अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके GV मावलंकर। मावलंकर याद रख लेना। जो ये मावलंकर है ना, इनको आपके फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है। ठीक है, दिस टाइम FCAT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो गई 299 में। पहले ज़्यादा थी, 389 समथिंग थी। क्यों रिड्यूस हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका था। गॉट इट, समझ आ गया होगा इतना। अब बीच में जो एक और चीज़ हमने पढ़नी थी वो था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको पास किया था किसने, लो जी फिर से वही पंगा, आ जाओ। बीच में आपका आया क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, जिसको पास किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, और जिस डेट को पास किया था वो डेट थी 22 जनवरी 1947। बाद में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका टर्न होता है किसमें, आपके प्रियम्बल में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। ठीक है, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी थी वो थी आपकी 389। ओके, इसमें से जो 296 सीट्स थी वो थी आपकी किसकी, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब ऐसे प्रोविंसेस, ऐसी जगह हैं जिन पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, और 93 थी आपकी क्या, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है,
उसके बाद एक और चीज़, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी क्या वो इलेक्टेड थी या फिर नॉमिनेटेड थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना पार्टली इलेक्टेड, ठीक है, एंड पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब आधी इलेक्टेड थी आधी नॉमिनेटेड थी। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों करा, मतलब ऐसा, ठीक है। तो देखो जो ये प्रिंसली स्टेट थी ना, इन्होंने इलेक्शंस में पार्ट लेने से मना कर दिया था, तो ये कैसी थी, ये आपकी नॉमिनेटेड थी, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें प्रॉपर इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो ये आपकी इलेक्टेड थी, सिंपल, गॉट इट। एक और चीज़, जो इसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, सिख्स को, पारसीज को, एंग्लो इंडियंस को, सभी को दी गई थी, ओके। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, गॉट इट। अब जो महात्मा गांधी थे वो इसके मेंबर नहीं थे, इस चीज़ को याद रख लेना, पूछ लिया जाता है ये। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ अपने किस पे, कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे आ जाओ, ठीक है। चलो ये हटे तब आओ उस पर कैसे आएंगे, एक सेकेंड, आ जाओ। अब आ जाती है हमारी क्या, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। देखो कमिटीज की बात करें तो हमारी 8 मेजर थी और 15 माइनर थी। 8 मेजर कौन कौन सी थी, एक आ जाती है आपकी यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। दूसरी आ जाती है आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। जहाँ जहाँ भी यूनियन होगा ना, वहाँ याद रखना इन दोनों के जो आपके हेड थे, ठीक है, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक और चीज़ थी, विच वन, हाँ, एक आती है आपकी कमिटी स्टेट्स कमिटी। बेसिकली ये कमिटी किस लिए थी, यूनियन के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। तो इसमें भी यूनियन कहीं ना कहीं आ गया ना, तो इसके हेड भी आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। और एक आ जाती है आपकी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। जहाँ पे ये दो वर्ड्स आ गए कि भाई एडवाइस देने का काम कौन करता था, प्रोविंस को। प्रोविंस मतलब कोई छोटा सा टीला, और छोटे से जो टीला होता है उसका जो हेड होता है वो सरदार होता है, ठीक है। तो फिर इसके हेड आ जाएंगे आपके सरदार पटेल, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड सभी को ही पता है, B.R. अम्बेडकर जी आपके, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। और एक आ जाती है आपकी स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। जो आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है एंड स्टीयरिंग कमेटी है, इसको ऐसे ध्यान रख लेना कि यार जो प्रोसीजर है ना, ठीक है, रूल्स बनाने का प्रोसीजर, वो काम किसका होता है, राजा का होता है। और उसी तरह जो रिंग्स होती हैं, बहुत सारे रिंग्स राजा हाथ में डाल रखते हैं, तो यहाँ से याद रख लेना राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे, ओके, गॉट इट। माइनर कमिटीज़ में ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी आपकी, ये एक मेजर कमेटी है, ठीक है, ये वाली, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे वो देख लो एक बार, कैसे याद रखोगे, अयंगर, फिर आ जाएगा अय्यर, अयंगर अय्यर याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा ना, हाँ,
थोड़े भगवान कृष्ण से रिलेटेड नाम आएंगे इसमें, जैसे कि कृष्णम चारी, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका माधव राव, ठीक है। भगवान से रिलेटेड तो मुस्लिम्स के भगवान भी तो अल्लाह है ना, तो उससे याद रख लेना सादुल्ला, ओके। फिर आ जाएगा आपका एक मुंशी। अब इन सब के खाते का ध्यान रखने के लिए एक मुंशी तो होना ही चाहिए, तो ये आ जाएंगे आपके मुंशी। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो आपका ये एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक है, ये वाली एडवाइजरी कमेटी, इसका काम था फंडामेंटल राइट्स पे एडवाइस देना, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ डिसीजन लेना हो तो उस पे एडवाइस लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने किस पे, प्रीएम्बल पे, ठीक है। प्रीएम्बल पे आ जाते हैं अपने। तो बेसिकली प्रीएम्बल में क्या है, अपना प्रीएम्बल ऐसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछे कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पावर क्या है, पावर कहाँ से आ रही है, तो वी हमसे आ रही है। तो इंडिया के लोग ही क्या है आपके सोर्स ऑफ पावर है। इतना समझ आया, ठीक है। हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आएगा वो याद रखने की ज़रूरत है, इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये भाई नेचर ऑफ स्टेट क्या है, तो दिस इज द नेचर ऑफ स्टेट, मतलब हमारे देश का ये नेचर है, ये स्वभाव है कि हम लोग सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इन वर्ड्स का मीनिंग मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, कि हम इसके सभी सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं, हम इसके सभी सिटीजन्स को देना चाहते हैं क्या, जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है। जस्टिस, कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस चीज़ की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। इसको ऐसे याद रख लेना कि लिबर्टी एक ऐसी टैबलेट है जो फास्ट वर्क करती है, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम, प्रमोट क्या करना है हमें लोगों के बीच में, हमें लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है, भाईचारे को प्रमोट करना है, ठीक है। प्रमोट फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखना वर्ड आ रहे हैं इसमें क्या क्या, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दोनों किसकी है, नेशन की, और डिग्निटी किसकी है, इंडिविजुअल की, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि भाई ये वर्ड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आपकी, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लॉ से फिर से बनना पड़ेगा, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद है दिस 26th डे
of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा गया है, ठीक है। जो ये वाली चीज़ है ना, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि 26 डे ऑफ नवंबर क्या ऐसे है, ठीक है। 20 नवंबर क्या ऐसे है, तो जी नहीं, ये ऐसे वर्ड्स में है, ठीक है। और आपको वर्ड्स में ही याद रखना है। गॉट इट। चलो आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव्स, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा, नेचर मैंने बता दिया आपको, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो सब नेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए तो आपका जो सोशल इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल था, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि इसमें से कौन सी चीज़ हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके ली है। तो याद रखना आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके लिया है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद पूछा जाता है कि यार, इज़ प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, मतलब प्रियम्बल में लिखी गई किसी भी चीज़ का अगर उल्लंघन किया जाता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। गॉट इट। अब प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, उनको समझ लेते हैं एक बार। याद कैसे रखोगे, याद रखोगे आप किससे, बकल। बकल मतलब बी से बेरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। के से आ जाएगा आपका केशवानंद भारती केस 1973। इसमें बोला गया कि जी हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एल से आएगा LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें भी बोला गया कि जी हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब समझते हो कि उसको अलग नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। गॉट इट। अब क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है, क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, बदला जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। इसके अंतर्गत ही प्रियम्बल में या किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट देर इज़ अ कंडीशन कि जो आपका बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर्स हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, तो तुम उसको ही बदल दो, देश को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ही ना रखो, ठीक है। अभी तक प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, डैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, डैट हैपेंड इन 1976, ठीक है। भाई क्या अमेंडमेंट होगी इस अमेंडमेंट के थ्रू, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 वर्ड ऐड करे गए, 3 वर्ड ऐड किए गए, याद रखना। सिस ऐड किया गया। इस वाले एस से मतलब सोशलिस्ट, हमारे प्रियम्बल में पहले नहीं था कि हम लोग सोशलिस्ट हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, हमारे प्रियम्बल में क्या, कैसा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आई से याद रखना इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद इस वाले एस से आपका सेकुलर ऐड किया गया, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है
हमारे इसमें पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई सभी धर्म बराबर हैं, ठीक है। और यूएसए में बेसिकली नेगेटिव सेकुलरिज्म है, उसका मतलब है कि जो सरकार है वो धर्म के कामों में इंटरफेयर ही नहीं करती। गॉट इट। अब जो प्रियम्बल है इसको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, पूछ लिया जाता है कि भाई ये किसको बोला जाता है। पहला, इसको बोला जाता है प्रीफेस, प्रस्तावना, एसेंस या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था उसके ऊपर बनाया गया, ये तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है, ये टॉपिक हुआ अपना खत्म। गॉट इट। इसमें एक और चीज़ थी, मुझे ना याद आ रहा है, मैं एक मिनट रुको, मैं अपनी नोटबुक में चेक करके बताती हूँ। मुझे ऐसा याद आ रहा है ना कि इसमें, हाँ देखो वो क्या था, प्रियम्बल को बोला गया आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? पालखी वाला ने, पालखी वाला, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल को ही बोला गया क्या? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। किसने बोला? मुंशी जी ने, ठीक है। इसे ये याद रख लेना। आईडी कार्ड किसने बोला? पालखी वाला ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला? मुंशी जी ने। गॉट इट। और तो नहीं है ना कुछ इसमें बताने में? हाँ ठीक, यही है बस। अब आ जाते हैं हम अपनी डेमोक्रेसी पे, ठीक है। या ये बाद में करें? ये बाद में करते हैं, ओके। अभी करते हैं कुछ और, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे आ जाते हैं। पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम अब? पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है पार्ट 1? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दिस इज पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और इसमें वो स्टेट्स और टेरिटरीज आती हैं जो आपके फर्स्ट स्केड्यूल में ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। अब हमने बोला कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये चीज़ बोली हमने। अब हमें कैसे पता लगा कि भाई इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज आ रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी टेरिटरीज की बात हो रही है? तो देखो, ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया की स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो वो सब। ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, दैट इज 8। ऐसी टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में अपने देश में ऐड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, फ्यूचर में हम अपने देश में ब्रिटेन को ऐड कर लें तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। गॉट इट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया कि भाई फेडरल स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद आर्टिकल 2 पे आ जाओ। आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी टेरिटरी को इंडिया की टेरिटरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और नई स्टेट्स बना सकते हैं। गॉट इट। आर्टिकल 3 ये पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ की? ट्रिक से याद करवाती हूँ उनको। ये पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ की? फिदा होने की, फिदा होने की। एफ का मतलब फॉर्मेशन ऑफ
न्यू टेरिटरीज मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। आई से इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डी से डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ए से अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट मतलब किसी स्टेट की बाउंड्री इतनी बड़ी है, मान लो उसको बड़ा और बड़ा करना है, मान लो हिमाचल और हरियाणा को मर्ज करना है, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को राइट देता है। उसके बाद इसमें हमने बाउंड्रीज की बात करी, इसमें हमने बात करी अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, गॉट इट। अब आर्टिकल 4 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है कि भाई देखो, अगर तुम आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ भी करते हो तो उसको अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, कि उसको अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको एक नॉर्मल सी चीज़ माना जाएगा, नॉर्मल लॉ जैसे पास करते हैं बस वैसे माना जाएगा, ठीक है, उसको अमेंडमेंट नहीं हम मानेंगे। अब अ, 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 इसके बाद आप कहा जा रहा है, देखो, हाँ जाओ जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं गलत लिख दिया ना मैंने, देखो, कमीशन सेट अप फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कमीशंस बनाई गई, बेसिकली 3 बनाई गई, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। याद कैसे रखोगे कौन कौन सी कैसे कैसे आपने याद रखना है, सिर्फ डीजे जल गया, ठीक है, डीजे जल गया। डी से याद रखोगे धार कमीशन, कब आई? 1948 में आई, जून के मंथ में, ओके। इसके चेयरमैन तो धार जी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने बोला कि भाई नहीं, आप लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आपको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टेट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इनका कहने का क्या मतलब था कि यार अगर हिमाचल और हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको मर्ज कर दोगे, ठीक है, या फिर अगर हिमाचल हरियाणा और गोवा में हिंदी बोली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सबका नाम एक ही रख दोगे, इनको मर्ज कर दोगे, नहीं, गोवा इन दोनों से बहुत दूर है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं होगी, मतलब वहाँ पर प्रशासन चलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे स्टेट को ऑर्गेनाइज करना होगा, गॉट इट। अब जलना डी जे, जे से याद रखना जे वी पी कमीशन, ठीक है। अब मेंबर्स कौन कौन से थे? जे से याद रख लोगे आपने जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वी से याद रख लोगे अपने वल्लभ भाई पटेल जी, पी से याद रख लोगे अपने पत्ताभी सिता रमैया जी, ओके। कब आई है? क्या आई आपकी दिसंबर 1948 में। इन्होंने कहा कि भाई सही बात है, आप लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी आ जाती है, जल से याद रखना, फजल अली कमीशन, कब आई है आपकी? आपकी आई 1953 में, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से थे पहले वो देख लेते हैं। पहले तो आपके फजल अली ही हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे आपके आ जाएंगे के एम पन्नीकर, तीसरे आपके आ जाएंगे
कुंजरू, ठीक है, याद रखना। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन लैंग्वेज और वन स्टेट हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई स्टेट है, उसमें 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो तुम उस स्टेट को आधा आधा कर दो, उसको अलग स्टेट बना दो, उसको अलग स्टेट, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है कि भाई नहीं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हम बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसकी एक स्टेट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इन्होंने ये चीज़ कही, गॉट इट। अब आ जाते हैं अपने इस पे। इस चीज़ के बाद, ये जब चीज़ हुई 1953 में, तो जो आपकी आंध्र प्रदेश है वो बनी थी 1953 में, पहली लैंग्वेज के बेस पे स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो इन लोगों ने अपने लिए एक अलग स्टेट बनवाई कि भाई हम लोग तेलुगु बोलते हैं, हमारे लिए अलग स्टेट बनाई जाए, गॉट इट। चलो, इतना क्लियर हो गया होगा। आ जाओ अब अपने नेक्स्ट उस पर। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। सिटीजनशिप ना बेसिकली एक तो ऐसा बनता है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया का ही निवासी है, उसको तो मिलेगी फुल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा होता है कुछ लोग जो सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, नहीं सॉरी, पॉलिटिकल नहीं, वो इंजॉय कर सकते, मतलब जो इंडिया में रह रहा है ना, वो हर तरह का राइट इंडिया में इंजॉय करेगा, हर तरह का, ठीक है। एक मिनट दो मुझे। आ जाओ, आर्टिकल 5 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 5 बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, सबको सिटीजनशिप मिलेगी, सिंपल। आर्टिकल 6 आपको बोलता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं उनकी सिटीजनशिप की बात कौन करता है, आपका आर्टिकल 6। आ जाओ आर्टिकल 7 पे। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु लेटर रिटर्न टू इंडिया, मतलब ऐसे लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे बट वो फिर से पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप की बात कौन करता है, आपका आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 की बात करें अगर हम, तो बोलता है ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया के बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप की बात आपके आर्टिकल 8 करता है, ठीक है। आर्टिकल 9 की बात करें, ऐसे लोग जो इंडिया छोड़कर चले गए हैं और अब उन्होंने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, उनसे रिलेटेड लोगों की बात आर्टिकल 9 करता है। आर्टिकल 10 की बात करें, एवरी पर्सन हु इज deemed to be citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to such citizenship। ओके, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, आई नो, एक सेकंड का टाइम दो। देखो, आर्टिकल 10 बात करता है किस चीज़ की, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, किस चीज़ की, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि भाई अगर तुमने एक बार इंडिया की सिटीजनशिप ले ली ना तो वो कंटिन्यू रहेगी, तुम्हें बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिटीजनशिप पाने के लिए, ये बोल रहा है ये, गॉट इट। आजा भाई, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ओके। अब आ जाता है आपका आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 11 बोलता है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ है
उनको रेगुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉ है उनको रेगुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। जैसे कि नहीं, छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं घुसते। अब सिटीजनशिप को एक्वायर करने के तरीके हैं, कुछ ट्रिक से बता देती हूँ। डैट इज बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ओके। बी से मतलब बाय बर्थ। डी से मतलब डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जन्म बाहर हो गया, मान लो यूएसए में हो गया, पर आपके जो पिता हैं उनकी सिटीजनशिप किसकी है? इंडिया की है, तो आपकी भी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली किसकी हो जाएगी? इंडिया की। आर से आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि भाई मान लो आपके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, बट रहते बाहर हैं, उनने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, या मान लो आपकी पत्नी इंडिया की हैं, ठीक है, तो आपको 6 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आई से इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लो कल को इंडिया क्या कर ले, यूएसए को अपना पार्ट बना ले, ठीक है, तो फिर ऑलरेडी वहाँ के लोग की सिटीजनशिप किसकी हो जाएगी? इंडिया की हो जाएगी। गॉट इट? ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। ये एक ऐसे बंदे के लिए होती है जो पूरी तरह से फॉरेनर हो, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो 12 साल अगर इंडिया में रहे तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, समझ आ गया? अब इंडिया की सिटीजनशिप अगर छोड़नी है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। क्या याद रखोगे? उसके लिए आप बस याद रखोगे RTO। ठीक है, RTO। आर से मतलब रिनंसिएशन, मतलब मतलब त्याग देना, खुद त्याग देना। आपने त्याग दी, भाई मुझे दूसरे देश की चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इंडिया की। टी से आ जाएगा आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन टर्मिनेशन मतलब ऑटोमेटिकली हट जाना। कैसे? आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो ऑब्वियसली आप इंडिया की सिटीजनशिप खो दोगे। सिम एक मिनट, ये RTO नहीं था, ये RTD था ना। ये आ जाएगा आपका डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब आपसे छीन लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ किया है, देश को धोखा दिया या कुछ भी किया, तो इंडिया की सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। समझ आ गया? ये था, बस इसमें इतना ही पढ़ना था। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी जाने वाली है, 6% इज़ लेफ्ट। ओके, चलो इसमें देख लेती हूँ मैं, कुछ और हुआ अगर इसमें करवाने लायक। एक चीज़ है ना, अभी आया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019, तो उसमें सिंपल सी बात है, देखो, वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हो चुके हैं इलीगली, ठीक है, और अब वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर वो लोग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज या क्रिश्चियंस हैं, अगर वो लोग अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं। याद रखना, कौन कौन सी कम्युनिटी की बात करी हमने? हमने बात करी, एक मिनट तो मुझे, हमने बात करी सिख्स, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस। हमने यहाँ कहीं भी मुस्लिम्स की बात नहीं करी। ये 6 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से हो? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से। और अगर ये इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर कर चुकी हो, भले ये इलीगल हो, इलीगली आई हो, बट हम इन्हें इलीगल नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, ये बोला गया है सिंपली। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग हैं ना, इन 6 कैटेगरी के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ऑब्वियसली नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही दी जाएगी, पर इनके लिए जो नेचुरलाइजेशन का टाइम होगा वो कम कर दिया गया, दैट इज़ 5 ईयर्स कर दिया गया इन लोगों के लिए।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मैं काम करती हूँ, लंबा टॉपिक जाएगा नेक्स्ट वाला, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से डिस्कस, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो लोग जो इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, दिस दोज पीपल कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।